हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम देवेश सहारन है और मैं गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज्योग्राफी में। जैसा कि आपको मालूम है, पेंडेमिक का दौर है, इसलिए हम लोग ऑफलाइन क्लासेस जो हमारी रेगुलर क्लासेस थी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस ऑनलाइन माध्यम से हम हमारी क्लासेस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई। डूंगर कॉलेज में आप सब लोगों ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। नॉलेज के लिए भी और करियर के लिए भी ज्योग्राफी बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है और आपने इसको ऑप्ट किया है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी के माध्यम से सीखने को मिलेगी जो आपके करियर में भी काफ़ी हेल्प करेगी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है आपके फर्स्ट ईयर का, स्पेशली जो फर्स्ट पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में भी। फिजिकल ज्योग्राफी जो आपके फर्स्ट पेपर के रूप में है, भौतिक भूगोल, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसका जो फर्स्ट पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीम के बारे में। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं इसलिए बहुत से लोगों को स्कीम का पता नहीं है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि ज्योग्राफी जो है उसमें आपके 3 पेपर होंगे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है उसमें आपके 3 पेपर होंगे, जिनमें से 2 पेपर जो हैं वो आपके थ्योरी के पेपर होंगे और एक पेपर जो है वो आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा। तो जो 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये दोनों 75-75 नंबर के होंगे और वहीं जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। तो इस तरीके से ज्योग्राफी का टोटल 200 मार्क्स का पेपर आपके होंगे। जो दोनों पेपर हैं उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में बात करते हैं। इसी के बारे में हम आगे की वीडियोस में भी चर्चा करेंगे। ये है फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर की स्कीम क्या होगी। तो आपका ये जो पेपर है जो 3 घंटे का होगा और 75 जिसका मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि जो हमारी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में बांटा हुआ है। तो हर यूनिट में से एक क्वेश्चन पूछते हुए जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें कुल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा और सभी के सभी 10 क्वेश्चन करने कंपलसरी है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट सेक्शन जो है वो टोटल 20 मार्क्स का हो गया, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आते हुए 10 क्वेश्चन होंगे, 5 यूनिट्स हैं इसलिए, और सभी के सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी है। सेक्शन बी जो है इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। इसमें सभी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, बल्कि हर यूनिट में से एक क्वेश्चन का चूज करते हुए आपको 5 ही क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। तो इस तरीके से ये आपका जो है ये 25 मार्क्स का हो गया। आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हर यूनिट में से 2-2, जिसमें से हर यूनिट में से एक क्वेश्चन का चूज करते हुए आपको 5 क्वेश्चंस हल करने हैं। यानी इस सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक उसी तरीके से सेक्शन सी जो है उसमें से हर यूनिट में से एक क्वेश्चन को चूज करते हुए आपके सामने 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई से भी 3 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो इस तरीके से जो 30 मार्क्स का सेक्शन सी हो गया और ये टोटल जो है हो गया आपका 75 मार्क्स, जो कि मैक्सिमम मार्क्स है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो टोटल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शन ए, बी और सी तीनों में डिवाइड है। आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसलिए हमें सिलेबस की जो तैयारी है, जो हमारा सिलेबस है, उसको हमें पूरा कवर करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से हमें इन डेप्थ स्टडी भी करनी है और साथ ही साथ चीज़ों को अच्छे से समझना भी है ताकि हम लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें।
अब हम बात करते हैं जो 5 यूनिट्स हैं जिनमें हमारा पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस डिवाइड है। यदि हम यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करें तो यूनिट फर्स्ट में जो पहला टॉपिक जो है वो है सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, नेबुलर हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस एंड बिग बैंग थियरी। यदि आप देखें कि जो हमारा फर्स्ट सिलेबस जो है उस फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में बात करता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो एक पृथक या विलग इकाई नहीं है, बल्कि वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो हमें थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन सीखना पड़ेगा हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, कि सोलर सिस्टम में जो आप सबको मालूम है जो सबसे प्रमुख खगोलीय पिंड है वो हमारा सूर्य है, जो कि एक स्टार है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें चाहिए, हम लेंगे। साथ ही साथ जो डिफरेंट प्लेनेट्स हैं, जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, क्या उनकी बेसिक विशेषताएं हैं, उस सब के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन हमें सोलर सिस्टम का लेना है। देन उसके बाद है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके विभिन्न सिद्धांत हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, कोई एक सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, अभी भी बहुत सारी खोज इस बारे में हो रही हैं। तो जो शुरुआत में जो सिद्धांत थे जिसमें कि नेबुलर हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस या बिग बैंग थ्योरी जो सबसे रिसेंट में और सबसे ज़्यादा मान्य हैं, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो जो पहली यूनिट है हमारी वो इनसे संबंधित का फर्स्ट टॉपिक जो है वो इससे संबंधित है। सेकेंड टॉपिक जो है वो फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर एंड जोन। सेकेंड जो यूनिट है उसके अंदर हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। आप सभी को मालूम है कि हमारी पृथ्वी जो है वो जिसको सामान्य तौर पे हम एक गोलाकार मान लेते हैं, वैसे इसकी और इस जो शेप है उसके लिए जो सबसे सही टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है वो है जियोइड। तो हमारी पृथ्वी जो है, लेकिन सामान्यतः हम इसे गोल मान लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, क्या पृथ्वी अंदर से खोखली है या द्रव से परिपूर्ण है, या आंतरिक भाग ठोस है या गैस से निर्मित है, इस सब का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। तो जो सेकंड टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके रासायनिक और भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अल्फ्रेड वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर ने एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था जो कि अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट के तौर पर माना जाता है। इनके अनुसार जो बड़े बड़े महाद्वीप, आप सबको मालूम है हमारी पृथ्वी के ऊपर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार ये स्थायी नहीं है, बल्कि इनमें मूवमेंट होता रहता है, इनमें गति होती रहती है। तो इससे संबंधित जो थ्योरी दी थी वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। और यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का आधार बनी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोस्टेसिस, जिसे समस्थिति भी कहा जाता है। इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। और इसी फर्स्ट यूनिट में हमें चर्चा करनी है थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, कि पृथ्वी के ऊपर जो सबसे प्रमुख या प्रोमिनेंट स्थलाकृति जो हमें नजर आती है वो है पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ होगा, वे कौन कौन से बल रहे होंगे, वो कौन कौन सी प्रक्रिया रही होगी जिनसे कि पर्वतों का निर्माण हुआ है, इस सब का अध्ययन भी हमें पहली यूनिट के अंतर्गत ही करना है। देन आ जाती है हमारी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट जो है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो रॉक्स या चट्टानों या शैल के बारे में है, कि चट्टाने या शैल या रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। आप सभी को मालूम है चट्टाने को हम मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स, रूपांतरित चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और अवसादी चट्टाने जिनको कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इन चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसका अध्ययन हमें इस फर्स्ट टॉपिक में करना है। सेकेंड यूनिट का सेकेंड जो टॉपिक है वो वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन के बारे में है, अपक्षय और मृदा का निर्माण कैसे होता है, वो कौन कौन पूरी जो प्रोसेस है जिससे मृदा का निर्माण होता है, जिसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है मृदा निर्माण, पेडोजेनेसिस, वो क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करना है। तीसरा जो टॉपिक है वो है अर्थ मूवमेंट। पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार की गतियां संपादित होती है, जिसमें से एक गति के बारे में तो हमने बात की थी, अल्फ्रेड वेगनर ने जो इसके बारे में बताया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, की पूरे के पूरे जो महाद्वीप हैं इनमें ही मूवमेंट हो रहा है।
तो वहां पर हमें बात करनी है डायस्ट्रोफिज, फॉल्ट एंड फोल्ड्स कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक, जिसको कि हम कहते हैं भूकंप और ज्वालामुखियां। तो ये हो गया हमारा सेकंड यूनिट। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड यूनिट में। जो थर्ड यूनिट है वो बेसिकली पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, उनसे संबंधित है। जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है कि साइकिल ऑफ इरोजन, अपरदन चक्र, कि पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं उनका विकास कैसे हुआ। तो वहां पर कहा जाता है कि इनका विकास बहुत सारी अपरदनात्मक गतिविधियों का परिणाम होती हैं, और ये अपरदनात्मक गतिविधियां हैं, ये चक्रीय रूप में संचालित होती रहती हैं। इसी को कहा जाता है साइकिल ऑफ इरोजन, अपरदन चक्र, जो मुख्य रूप से W.M. डेविस ने दिया था और उसमें कुछ सुधार या परिवर्तन किए थे वॉल्टर पैंक ने। तो इन दोनों के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। उसके बाद ये जो अपरदनात्मक कारक होते हैं, ये बहुत से तरह की होती है शक्तियां या कारक जो अपरदन का कार्य संपादित करते हैं। इसमें हमें देखना है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, यानी बहते हुए जल या नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। देन कास्ट लैंडफॉर्म, जो भूमिगत जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर, उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियर्स नाम आपने सुना होगा, हम आगे चर्चा करेंगे। एओलियन, यानी वायु के द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियां। और लास्ट में हमें चर्चा करनी है कोस्टल लैंडफॉर्म्स, तटीय भागों में सागरीय तरंगों या सागरीय लहरों के द्वारा जो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उसका अध्ययन हमें करना है। तो इस तरीके से जो तीसरी यूनिट है, वो तीसरी यूनिट विभिन्न अपरदनात्मक कारकों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है हमारी फोर्थ यूनिट, जो कि मुख्य रूप से बात करता है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिशन एंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का संगठन क्या है और वायुमंडल की विभिन्न परतें क्या हैं। आप लोगों ने साइंस में पहले पढ़ा होगा कि हमारा जो वायुमंडल है वो अनेक परतों से मिलकर बना है, जिसमें हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं, आइनोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से शोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, ये सारे के सारे जो विभिन्न वायुमंडल की परतें हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है, इनका कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन उसके बाद इंसुलेशन एंड हीट बजट के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। देन नेक्स्ट टॉपिक है तापमान से संबंधित है, कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें तापमान का वितरण किस प्रकार से है, कौन से भाग है जहां पर वायु मंडल का तापमान अधिक है, कहाँ कम है। देन वायु दाब के बारे में बात करेंगे, पवनों के बारे में बात करेंगे कि पवनें कैसे चलती हैं, पवनों के प्रकार क्या है। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जेट स्ट्रीम। ये क्या होती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। एयर मासेज एंड फ्रंट्स, जिनको हम बोलते हैं वायु राशियां एवं वाताग्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लोन, चक्रवात, और दो तरह के इनको डिवाइड किया गया है। एक तो बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देन सबसे लास्ट में जो और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट टाइप्स, जलवायु के प्रकार। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर सभी जगह एक ही प्रकार के जलवायु नहीं पाए जाते, बल्कि जलवायु में बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती है, और इसी के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। तो जलवायु कितने प्रकार की होती है, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वो हमें देखना है। और जो कॉपेन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल से चर्चा करनी है। उसके बाद आती है हमारी जो लास्ट यूनिट, जो कि ओशिनोग्राफी से संबंधित है। इसके अंदर सबसे पहले बात की जाती है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन बॉटम। हमारे बॉटम जो हमारे महासागर हैं उनकी तली क्या है, किस प्रकार से है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इन ओशनिक वाटर, जो महासागरीय जल है उसमें तापमान और लवणता का वितरण किस प्रकार से, ये हम देखेंगे। ओशन करंट, महासागरीय धाराओं के बारे में बात करेंगे। टाइड्स के बारे में बात करेंगे, जिसको ज्वार भाटा कहा जाता है। मरीन डिपॉजिट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो महासागर की तली है इसमें बहुत सारे निक्षेप पाए जाते हैं, और ये टॉपिक
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। मरीन डिपॉजिट्स, देन उसके बाद बात करते हैं कोरल रीफ्स एंड एटोल्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका ओरिजिन या इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपने सिद्धांत जी हैं। हम डार्विन के, मरे एंड डेली आदि के सिद्धांतों को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। ये फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसे भूगोल की नींव के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यदि आपने फिजिकल ज्योग्राफी और उसके जो तीनों पार्ट हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी को यदि अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके लिए ज्योग्राफी में जो आगे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर या फिर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं उनको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखें, उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर आपके कोई क्वेरीज आएंगी तो उन क्वेरीज को आप जरूर मेरे साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो उसको हम वहीं का वहीं सॉल्व कर सकें, ताकि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। अब बात आती है कि हम इस टॉपिक के लिए बुक कौन सी करें। तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। कुछ मटेरियल मैं भी आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो बेस्ट बुक है फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल की वो है सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल। ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश दोनों ही में अवेलेबल हैं। तो आप जिस भी मीडियम के हैं आप इस बुक को जरूर परचेज कर लें। बेसिक बुक्स है, बहुत बढ़िया किताब है और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक मानी जाती हैं, आसानी से अवेलेबल भी हैं। तो आप इसको सविंदर सिंह की जो फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल की किताब है इसको हम हमारे बेस के रूप में रखते हुए आगे बाकी जो अध्ययन है भौतिक भूगोल का वो हम यहाँ पर करेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे MGSU के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि 5 यूनिट्स हैं। हमारे आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक टॉपिक को लेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।